नमस्कार दोस्तों, ईबू नावरम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में घटी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं ने इस देश का भविष्य ही बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक अफजल खान वध की एक है, लेकिन फिल्मों और टीवी सीरियलों में इस इतिहास को अफजल खान का पेट फाड़ने तक की भरपूर मसाले के साथ दिखाया जाता है और यहीं पर दी एंड का पर्दा गिर जाता है। लेकिन अफजल खान के वध का यह अभियान कितना बड़ा था और इसमें कितनी गहरी राजनीति थी, यह कहीं नहीं देखा या समझा जा सकता। और इसीलिए यह जाने बिना कि हमें इस इतिहास से क्या लेना चाहिए, हम पूरी तरह से इससे सूखे रह जाते हैं और केवल महाराज की जय जयकार में ही फंसकर रह जाते हैं। अफजल खान का वध महाराज के इस अभियान का केवल पूर्वार्ध है। यह केवल एक ऊपरी हिस्सा है, लेकिन इसका दूसरा भाग यानी कि उत्तरार्ध बहुत ही रोचक, व्यापक और ज्ञानवर्धक है। और इसलिए हम इन 3 भागों में अफजल खान वध के दिन से उस अनजान इतिहास को गहराई से समझने जा रहे हैं। साथ ही भौगोलिक संदर्भ से ही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना ज्यादा लाभदायी होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में अफजल खान वध का अभियान इसका एक अच्छा उदाहरण है। और चूंकि हमारी इस ईबू नावरम चैनल का मुख्य उद्देश्य भूगोल की नज़र से इतिहास को दिखाना है, तो इसे आगे इससे बेहतर ऐतिहासिक घटना और कौन सी हो सकती है भला। साथ ही हमें इस घटना से बहुत सी बातें सीखने को मिलती है, जैसे कि कितना भी बड़ा संकट आ जाए, बिना हारे हम उसे कैसे मात दे सकते हैं। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर योजना कैसे बनाई जाए और उस योजना को ठीक से लागू कैसे किया जाए। युद्ध और राजनीति में हमेशा सतर्क और सावधान कैसे रहे, न केवल दुश्मन की बल्कि अपने लोगों की भी मानसिकता, ताकत और क्षमता का अध्ययन करके अपनी रणनीति कैसे खेले, समय, स्थान और भूगोल का सही उपयोग कैसे, भविष्य के संकटों का पूर्वानुमान कैसे लगाए और शुरुआत से ही एहतियाती उपायों की योजना कैसे बनाए। और सबसे बढ़कर, एक बार जब दुश्मन को भारी प्रहार के साथ लुढ़काने का फैसला कर लिया, तो स्थिति का पूरा फायदा उठाने की दूरदर्शिता कैसे रखे। इसे ही दूरदृष्टि कहते हैं और वह ऐसे इतिहास से आती है। और इसलिए इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए इसे टालने के बजाय इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। सही है ना? तो फिर चलिए। गुरुवार 10 नवंबर 1659 मुलाकात का दिन हुआ। यहाँ ईश्वर में श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप में समझते हैं। महाराज ने पहले पूरी लगन से भगवान की पूजा अर्चा, दान धर्म ये सब किया, लेकिन सिर्फ भगवान के भरोसे रहकर कहीं भी बेपरवाही या ढीलापन नहीं बरता, बल्कि इसके बाद उन्होंने सबसे पहले किले का पूरा चक्कर लगाया और किले की तैयारियों को करीब से देखा। फिर देखिए उन्होंने खुद को कितनी अच्छी तरह से तैयार किया। शरीर पर कवच, जरी का कुर्ता और उस पर अंगरखा, सिर पर टोप, उस पर नियमित मंदिल और उस पर मोतियों का तुरा, पैरों में सुरवार, कमर पर शेला, कुछ गहने, एक आस्तीन में बिछवा, उंगलियों में हथियार, बाघ का पंजा, एक हाथ में तलवार। कहीं कुछ बचा हो तो आप भी देख लो। महाराज और कर खान दोनों एक दूसरे को धोखा देने के इरादे से मिलने जा रहे थे, यानी जब वे मिलेंगे तो पक्का लड़ने वाले थे। लेकिन महाराज की कूटनीति और अपने अति आत्मविश्वास के कारण खान बेफिक्र रहा और ऐसी कोई सावधानी नहीं बरती और इसीलिए उसकी हथेलियां आसानी से बाहर निकली। खैर, महाराज ने अपने साथ ले जाने के लिए 10 विशेष वीर योद्धा सैनिकों का चयन किया। इनमें जीवा महला और सिद्दी इब्राहिम भी थे। इनका यहाँ विशेष उल्लेख करने का कारण यह है कि उनमें जीवा महला, जिसका उपनाम संगपाल था, जाति से नाई था, जबकि सिद्दी इब्राहिम किस जाति से था यह आप नाम से ही जान चुके हो। दूसरे शब्दों में कर्तृत्व को यहाँ प्राधान्य था, बल्कि जातिवाद को कोई स्थान नहीं था। देखें कि यह विद्वान राजा कितनी अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी राष्ट्रीय कार्य की सफलता के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। और आज से 300-350 साल पहले हमें इतना बड़ा ज्ञान पढ़ाने वाले इस छत्रपति से हमने क्या लिया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यह नाभि के तने से चिल्लाई जाने वाली पुकार और इस नाम से की जाने वाली राजनीति, बस इतना ही। लेकिन एक उन्नत देश के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए इनमें से हर एक आंदोलन से कितना कुछ लिया जाना चाहिए, हम वही दिखाने का एक छोटा लेकिन ईमानदार प्रयास कर रहे हैं।
कृपया समझे और हो सके तो अभ्यास करके पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। आपसे एक विनम्र निवेदन है। लगभग 11:30 बजे महाराज ने अपने वकील गोपीनाथ पंत को खान को खेमे से लाने के लिए भेजा। गोपीनाथ पंत खान के खेमे में पहुंचे। खान भी तैयार था। उसके वकील कृष्णाजी भास्कर और अंगरक्षक सैयद बंदा के अलावा खान के साथ 9 अन्य हशम भी थे। इनमें मोहिते नामक महाराज का रिश्तेदार भी शामिल था। इसके अलावा खान निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए 1500 सैनिकों को भी अपने साथ ले चला था। यह देखते ही पंत चौंक गए। उन्होंने खान को समझाने की कोशिश की, लेकिन खान ने सभी सुझावों की अवहेलना की, इसलिए वह भी अनिच्छा से आगे बढ़े। खान पालकी में बैठा था। जब सेना जनी के टेम्बे की तलहटी में घाटी में पहुंची तो पंताजी ऐसे खड़े रहे जैसे उन्हें अचानक से कुछ याद आ गया हो। खान द्वारा पूछे जाने पर पंताजी ने कहा, दोस्तों, पंताजी ने यहाँ जो कहा उससे कोई भी समझ सकता है कि उनकी वकालत की कूटनीति कितनी असाधारण थी। उनकी भाषा पर पूरा ध्यान दे। इतनी बड़ी सेना साथ ले जाने से राजा डर जाएगा, वापिस घूम के किले पर चला जाएगा, कोई बैठक नहीं होगी। आपके सामने शिवाजी क्या है, उसके लिए इतने सामान का क्या काम। अब यहाँ पंत ने खूबी से खान को महाराज के वापस जाने की धमकी भी दी और महाराज उसके सामने बिल्कुल नगण्य है, यह कहकर महाराज की कायरता की याद दिलाते हुए उसके अहंकार को भी फिर से हवा दी। इससे खान फिर से फूल गया और उसका हठीलापन ठंडा पड़ गया। मूल रूप से खान एक ऐसे जाल में फंस रहा था जहाँ से वह अब किसी भी स्तर पर वापस नहीं आ सकता था। उसे बस अब आगे ही बढ़ना था। साथ ही क्योंकि यह बैठक की सहमत शर्तों के भी विपरीत था, खान ने यहाँ भी बड़ी नाराजगी के साथ 1500 सैनिकों की इस पलटन को किले की तलहटी में रख दिया और आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार गोपीनाथ पंत ने इस इकाई को मुख्य सेना से अलग कर कठिनाई भरे स्थान पर लाकर खड़ा किया। खान ने अपने 9 खास सैनिकों को शामियाने से कुछ दूरी पर खड़ा किया और केवल सैयद बंदा को अपने साथ रखा। खान पालकी में शामियाने के पास आया। पालकी उतार दी गई। खान उतरा और शामियाने में आया। भोई पालकी लेकर कुछ दूर चले गए और वहां खड़े हो गए। अब शामियाने में खान, कृष्णाजी भास्कर, गोपीनाथ पंत और सैयद बंदा थे। इस शामियाने को भी महाराज ने बहुत सोच समझकर बनाया और सजाया था। हम निश्चित रूप से इस युद्ध के पूर्वार्ध के एपिसोड में इसका अध्ययन करेंगे। खान शामियाने को देखने लगा। उस हाट को देखकर खान हैरान रह गया। इस यशकिंचित शिवा के पास इतनी दौलत। दोस्तों, यह ऊंची शामियाना भी गुरिल्ला युद्ध तंत्र का ही एक हिस्सा था। पहले ही समय निकालकर खान को बेकरार कर छोड़ा था और अब शामियाने के लिए ऊंची सामान का इस्तेमाल कर उसकी आंखों को चकाचौंध कर उसकी ईर्ष्या को जगाया था। क्यों? ताकि वह अपना आपा, अपना संतुलन खो बैठे। इतना अतिकृत और उत्तेजित बना देने के बाद खान और दूसरा क्या करने वाला था, लेकिन यह मालूम होने के बावजूद देखिए महाराज ने सारी राजनीति अपने दिमाग में रखते हुए खुद कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली थी। यही एक शूर सेनापति की, एक निडर नेतृत्व की निशानी है। वह सिर्फ पीछे से मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि वह युद्ध में सबसे आगे थे। इसके लिए दिमाग में अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा, पीठ पीछे नैतिक बल, शेर का कलेजा और हृदय में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। यह सब उनमें पर्याप्त था ही और उनमें यह पहचानने की दूरदर्शिता भी थी कि यह भेंट उन दोनों में से किसी एक की अंतिम भेंट होगी। इसलिए वे भी करो या मरो की तैयारी के साथ बैठक में जा रहे थे। इधर गोपीनाथ पंत ने खान के चेहरे से उसके भाव पहचानते हुए विनम्रता से कहा, यह पातशाही माल पातशाह के घर ही जाएगा, इसमें इतना परेशान क्यों होना। देखिए कैसे महाराज ने हर एक काम के लिए सही लोगों की तलाश की थी। खान अब महाराज से मिलने के लिए बहुत बेताब हो चुका था। उसने पंताजी को महाराज को जल्द से जल्द बुलाने का हुक्म दिया। पंताजी ने यह संदेश एक जासूस के द्वारा महाराज को किले में भेजा। हालांकि पंताजी स्वयं खान पर नजर रखने के लिए वही रुके। महाराज किले से पालकी में निकले ही थे कि उन्हें यह संदेश मिला। इसके साथ ही यह भी पता चला कि सैयद बंदा भी खान के साथ शामियाने में मौजूद है। रुक गए, महाराज वहीं पे रुक गए। उन्होंने जासूस के माध्यम से खान को वापस संदेशा भेजा। सैयद बंदा खान के निकट है, इसलिए शक हो रहा है। सैयद बंदा को वहां से हटाओ। यहाँ समझिए महाराज हर मामले में कितने सतर्क थे। समय आगे बढ़ रहा था। भेंट जितनी आगे बढ़े महाराज के लिए अगली कार्रवाई की दृष्टि से अच्छा ही था। हालांकि पल पल की देरी खान के लिए असहनीय होती जा रही थी।
क्योंकि यह मामला भी सहमत शर्तों के खिलाफ ही थी, इसलिए जैसे ही संदेश आया खान ने नाखुशी और अनिच्छा से सैयद बंदा को बाहर जाने के लिए कहा और वैसा संदेश वापस भेज दिया। तब महाराज आए। शामियाने से कुछ दूरी पर महाराज पालकी से उतरे और शामियाने की ओर चल पड़े। अफजल खान के विशाल आकार के सामने महाराज बहुत ही छोटे लग रहे थे, लेकिन इन बातों का अध्ययन पहले ही किया जा चुका था। महाराज को देखते हुए खान ने अपनी तलवार कृष्णा जी को दे दी। महाराज ने भी अपनी तलवार गोपीनाथ पंत को दे दी। खान ने कृष्णा जी भास्कर से पूछा, क्या यही है शिवाजी राजे? कृष्णा जी ने कहा, जी हाँ। महाराज भी पंता जी काका से पूछते हैं, क्या यही है अफजल खान? पंता जी ने कहा, जी हाँ। कृष्णा जी ने आगे आकर महाराज से कहा, राजा, आपको खान साहब के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। महाराज ने टकटकी लगाकर कहा, खान साहब और हम बराबरी के हैं, हम उनसे मिलेंगे। खान ने महाराज की ओर देखा और कहने लगा, ए राजा, अपनी अभिमानी और ढीठ व्यवहार को छोड़ दो और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दो। अपने हाथ से मैं तुमको बीजापुर ले जाऊंगा, सम्राट के सामने मुजरा करवाऊंगा और विनम्रता पूर्वक हमारे शक्तिशाली सम्राट से विनती कर, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा शानो शौकत दिलाऊंगा। बौखलाओ नहीं, घबराओ नहीं, आओ मुझे हाथ दो, आओ और मुझे गले लगाओ। खान के चेहरे के भाव पल पल बदलते जा रहे थे। मुस्कुराते हुए वह आगे आया और महाराज को गले लगा लिया। महाराज सिकुड़ से गए। अगले ही पल खान ने महाराज के सिर को अपने बाई बगल में दबाया। खान का हाथ महाराज की गर्दन पर पड़ गया। उस आघात से महाराज को थोड़ा चक्कर सा आया। महाराज का मस्तक खान की छाती पर। खान ने अपने दाहिने हाथ से उसकी कमर से छोटा खंजर उठाया और उसे महाराज की बाई ओर चला दिया। कवच के कारण उस पे से खंजर फिसल गया और महाराज का सिर्फ अंगरखा फटा, लेकिन शरीर पर कोई घाव नहीं लगा। इधर महाराज को होश आया। उन्होंने अपना बिछवा अपने दाएं हाथ से खान के पेट के बाई बगल में घुसाया और पूरी ताकत से दाहिनी तरफ खींचा और उनके बाएं हाथ के पंजे से उसके पेट को फाड़ने लगे। यहाँ राजा डरता है, राजा डरता है, यह कह कह कर खान को इतना लापरवाह कर दिया था कि उसने एहतियात के तौर पर महाराज की तरह अपने शरीर पर कोई कवच नहीं लगाया था। इसलिए खान की आंतें आसानी से निकल गई। खून बहने लगा। खान तिमतिमा उठा और चिल्लाने लगा, लहू लहू, दगा दगा, इसने मुझे मार डाला, इसे तुरंत खत्म करो। जैसे ही खान इस अवस्था में पहुंचा, महाराज की गर्दन पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसे धक्का देते हुए महाराज ने अपनी गर्दन को छुड़ा लिया और स्वयं को संभाला। फिर महाराज ने अपनी तलवार गोपीनाथ पंत से ले ली। खान ने अपने दोनों हाथों से अपनी बाहर आती हाथों को पकड़ लिया। वैसी अवस्था में भी महाराज पर एक दो वार किए। अपने पेट पर अपना शेला लपेटा और गिरते सवरते वहां से निकलने लगा। कृष्णा जी ने जोर से चिल्लाया और भोइयों को पालकी के साथ बुलाया। कृष्णा जी के हाथ में तलवार थी। उसने महाराज पर आक्रमण कर दिया। महाराज ने उस वार को रोका और कृष्णा जी को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कृष्णा जी कोपाकुल होकर महाराज पे टूट पड़ा। तब महाराज ने उस पर एक बड़ा प्रहार किया और उसे खत्म कर दिया। दूर से देखकर कि शामियान में कुछ गड़बड़ हो रही है, बहुत फुर्तीला सैयद बंदा बिजली की तरह दौड़ा। बंदा को शामियाने की तरफ भागता देख दूसरी ओर से संभाजी काऊजी और जीवा महाला भी शामियाने की तरफ दौड़ पड़े। बंदा पट्टा नामक शस्त्र चलाने में माहिर था। वह सबसे पहले पहुंचा और एक ही पल में सारी बात उसके ध्यान में आ गई। वह महाराज पे टूट पड़ा और उन पर एक कड़वा प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया, मगर उसके पल भर पहले ही जीवा महाला वहां पहुंच चुका था। उसने बंदा का वार हवा में रहते ही तेजी से उसके हाथ पर कंधे के इधर इतनी ताकत से वार किया कि बंदा का हाथ कंधे के पास टूट ही गया। बंदा वहीं पे ढेर हो गया। शामियाने में गड़बड़ी मच गई। खान और महाराज के अंगरक्षकों के बीच शामियाने के अंदर और बाहर तूफानी लड़ाई शुरू हुई। महाराज शामियाने से बाहर आए और पालकी में बैठकर किले की ओर चल पड़े। यहाँ खान की पालकी भी आई। खान ने अपना शरीर पालकी में छोड़ दिया। भोइयों ने पालकी उठाई और तुरंत चल पड़े, लेकिन संभाजी काऊजी ने यह देखा और दौड़कर भोइयों के पैर काट दिए। भोई वहीं पे गिर गए और पालकी ठिठक कर जमीन पर जा गिरी। फिर संभाजी ने पालकी में प्रवेश किया, खान का सिर पकड़ा और तलवार से उसकी गर्दन काट दी। उस सिर को एक हाथ में पकड़कर वह भी महाराज के पीछे किले पर निकल पड़ा। संभाजी काऊजी एक ताकतवर और स्फूर्तिला सैनिक था, इसलिए ऐसा एक तर्क है कि अफजल खान जैसे पोलादी ताकतवर योद्धा पर ध्यान रखने की
या उससे सामना करने की जिम्मेदारी संभाजी काऊजी को सौंपी थी। प्लानिंग दोस्तों, प्लानिंग। यहाँ खान के बाकी सभी अंगरक्षक भी मारे गए। महाराज सहित सभी ने कुछ न कुछ चोट खाई थी। कार्य पूरा होने पर प्लान के मुताबिक महाराज के आदमी किले की ओर दौड़ पड़े। अब यहाँ से अगला खेल समझने के लिए हमें भौगोलिक दृष्टि से इसका अध्ययन करना जरूरी है और वही अभियान के उत्तरार्ध का एक हिस्सा है। लेकिन उससे भी पहले प्रतापगढ़ और जावली क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति और अगले आंदोलन को समझने में आसान बनाने के लिए महाराज द्वारा बनाए गए सैन्य ढांचे को संक्षेप में समझते हैं, मगर अगले भाग में, क्योंकि समय की कमी के कारण आज हमें यही रुकना पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस रोमांचकारी लेकिन गौरवपूर्ण प्रसंग के इतने गहन अध्ययन के बाद अगला भाग भी अपरिचित लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है, जो सभी को जीवन की लड़ाई लड़ने के साथ ही और भी बहुत कुछ सिखाता है। तो आगे के इतिहास को ठीक से समझने के लिए अपने इस इबुनावरम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अगले महत्वपूर्ण एपिसोड्स की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल बटन पर ऑल विकल्प चुनना न भूलें। और ताकि हम आपके लिए इस तरह के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित होते रहे, लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, इस प्रकार के प्रेरक और स्फूर्तिदायी इतिहास को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।